Good morning, students. This is the second part of social order and change in rural and urban society. In last video, we have discussed about the meaning of social change, and we have discussed about one factor which contribute to change our society. Let us start from the second part. स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ नोट्स मैंने मेंशन कर रखे हैं जो कि मैं आपके साथ बाद में शेयर भी कर लूँगी. आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. Yes, students, there are many factors which contribute to change our society, and we had discussed about the one factor which is environment. Environment के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे. एक एग्जाम्पल मैंने environment का दिया था आपको कि कैसे environment आपको, हमको, हम सबको अफेक्ट करता है, and that example was civilization. सिविलाइजेशन को अफेक्ट किसने किया है? आप लोगों ने 9th और 10th क्लास में सिविलाइजेशन पढ़े होंगे. नहीं पढ़े होंगे तो इस बार भी आप सिविलाइजेशन आपकी 11th क्लास में पढ़ेंगे. चाहे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हो, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे फिर कोई और सिविलाइजेशन हो, लेकिन वो सिविलाइजेशन होते कहाँ हैं? वो सिविलाइजेशन होते हैं रिवर बैंक के पास. क्यों रिवर बैंक के पास सिविलाइजेशन हुए? क्योंकि रिवर बैंक के पास ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशंस थी जो कि ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकती थी. और एग्रीकल्चर, रिवर बैंक एग्रीकल्चर के लिए आपको जो फैसिलिटीज़ चाहिए, वाटर फैसिलिटी हो या फिर फर्टाइल लैंड हो, सारी चीज़ें कहाँ अवेलेबल हो सकती है? डेजर्ट में तो अवेलेबल हो नहीं सकती, ना ही वो माउंटेन्स पे अवेलेबल हो सकती हैं. वो अवेलेबल कहाँ होगी? जहाँ वाटर होगा, और वाटर सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? रिवर बैंक के पास होगा. इसीलिए रिवर बैंक के पास सारे सिविलाइजेशन हुए. और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे यहाँ जो इंडियन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली, उसका नाम ही इंडस रिवर पर पड़ा. मेसोपोटामिया भी जो नाम है वो रिवर्स की वजह से पड़ा था. ट्रिग्रिस और यूफ्रेटस जो रिवर्स हैं वो दोनों जहाँ मिलती है उसको उन्होंने कहा मेसोपोटामिया, और उससे बनी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन. ये एग्जाम्पल्स मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आपका एनवायरनमेंट आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, और उसी ने ही सिविलाइजेशन को भी कंट्रीब्यूट करता है. स्टूडेंट्स, नॉट ओनली योर सिविलाइजेशन बट ऑल्सो आर रिलीजन. हमारे रिलीजन को भी, हमारे रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं उसको भी हमारे एनवायरनमेंट ने अफेक्ट किया है. कैसे अफेक्ट किया है? मैं ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं लेके एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेती हूँ. इस्लाम में आपको मालूम है बुर्का वेयर करते हैं. बुर्का वियर क्यों करते हैं? इसके पीछे एक रीज़न है. बुर्का वियर करने के पीछे, या फिर उनके नॉन वेजिटेरियन होने के पीछे, या फिर जो मुस्लिम हमारे स्टूडेंट्स हैं, या फिर कोई और कैंडिडेट अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो भी या फिर आपने मुस्लिम कल्चर के बारे में, इस्लाम के बारे में थोड़ा कुछ भी पढ़ा है, तो इस्लाम की कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको काउंट करवा रही हूँ, उनके कुछ एक कस्टम्स एंड नॉर्म्स मैं आपको काउंट करवा रही हूँ, और फिर उसको कोरिलेट करके देखेंगे हम लोग कि कैसे इस्लाम के इन कस्टम्स को कैसे एनवायरनमेंट ने अफेक्ट किया. इस्लाम का फर्स्ट कस्टम अपन देखते हैं बुर्का वियर करते हैं. सेकेंड थिंग इज नॉन वेजिटेरियन. ठीक है. अनदर थिंग उनका रहता है वो वन प्लेट, सिंगल प्लेट. ठीक है. पूरी फैमिली सिंगल प्लेट में लंच, डिनर या फिर जो भी लेना होता है उनको वो फूड कंज्यूम करती है. ये इस्लाम की कुछ बेसिक कस्टम्स हैं जो आपको मोर और लेस ईच एंड एवरी फैमिली में देखने को मिलेंगे, चाहे वो अर्बन हो चाहे रूरल हो, लेकिन हाँ आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी. अब स्टूडेंट्स, ये तो रही इस्लाम के कस्टम. अब हम लोग कंपेयर करके देखें कि ये चीज़ों का एनवायरनमेंट से लेना देना क्या है. इन सारी चीज़ों का एनवायरनमेंट से लेना देना है. कैसे है? अब पढ़ते हैं. इस्लाम का ओरिजिन कहाँ से है? स्टूडेंट्स, इस्लाम का ओरिजिन माना जाता है सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया से. अब स्टूडेंट्स, सऊदी अरेबिया कैसा रीजन है? डेजर्ट है या फिर वहाँ वाटर खूब सारा है? ऑब्वियसली डेजर्ट है. सऊदी अरेबिया एक डेजर्ट एरिया है. अब डेजर्ट एरिया है तो वहाँ, और डेजर्ट एरिया पहली बात, और दूसरा वो इक्वेटर के भी आसपास है.
इस वजह से होता क्या है कि सन जो है उसके डायरेक्ट रेस सऊदी अरेबिया पर पड़ती हैं। अब अगर इन लोगों को अपनी स्किन को बचाना है इस अल्ट्रा वायलेट रेस से या फिर सन की डायरेक्ट रेस से अपने आप को बचाना है, तो पूरा आपका बॉडी कवर करना रहेगा। क्योंकि पूरा बॉडी कवर करना होगा तो इन्होंने बुर्का वियर करना स्टार्ट किया। पूरा बॉडी किससे कवर हो रहा है? इवन आपका पूरा बॉडी कवर हो जाता है बुर्का से, साड़ी से नहीं होता है, वो बुर्का से होता है। अब बुर्के का कलर ब्लैक क्यों है, उसके पीछे भी अगर आपको स्टोरी जाननी है, स्टोरी मैं आपको यूं ही नहीं बता रही हूँ, हेंस प्रूव्ड साइंटिफिक स्टोरी मैं आपको बताऊंगी कि बुर्के का कलर भी ब्लैक क्यों होता है। जिन स्टूडेंट्स ने विबग्योर, अभी आप क्योंकि 10th पास है इसलिए मैं टेक्निकल टर्म बता रही हूँ, VIBGOUR, जिन स्टूडेंट्स ने विबग्योर पढ़ा है उनको मालूम होगा। नहीं तो अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको इस चीज़ के बारे में भी बता सकती हूँ कि बुर्का ब्लैक ही क्यों होता है, वाइट क्यों नहीं वियर करते हैं। तो इन्वायरमेंट ने पहला इम्पैक्ट डाला इस्लाम के ऊपर कि इस्लाम के जो भी फॉलोअर्स हैं वो फुल ड्रेस पहननी होती है, इसलिए उन्होंने बुर्का वियर करना स्टार्ट किया, पहली बात। और आप वहाँ के देखो सऊदी अरेबिया के मेल कम्युनिटी भी देखिए, वो भी फुल कवर रहते हैं, है ना। वो पठानी और जो इस्लामिक ड्रेस होती है पूरी पहनते हैं, उनके हेयर्स भी पूरे एकदम कवर होते हैं, एवरीथिंग पूरी की पूरी उनकी बॉडी कवर होती है। अब स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं, डेजर्ट एनवायरनमेंट कैसा है, डेजर्ट है एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट क्योंकि उनका डेजर्ट है तो क्या वहाँ वेजिटेबल और अदर फूड ग्रेन्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहेंगे इतने ज़्यादा सबके लिए जैसे इंडिया में रहते हैं? आंसर इज़ नो। अब जो फूड ग्रेन्स वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वहाँ अवेलेबल ही नहीं हैं, तो इनको अपने सर्वाइवल के लिए नॉन वेज के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ा। नाउ द थर्ड कस्टम ऑफ इस्लाम इज़ वन प्लेट में कंज्यूम करना। अब वन प्लेट में क्यों कंज्यूम करेंगे? देखो स्टूडेंट्स, जितने ज़्यादा वेसल्स होंगे, जितनी ज़्यादा प्लेट्स होंगी, उतना ज़्यादा वाटर कंज्यूम होगा। लेकिन सऊदी अरेबिया तो एक डेजर्ट रीजन है। अब डेजर्ट रीजन है तो वाटर की अवेलेबिलिटी यहाँ पे नहीं है। अब वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, वाटर की स्कैर्सिटी है, शॉर्टेज है वाटर की, तो इसके लिए क्या करें? अब ज़मीन पे तो खा नहीं सकते, ठीक है, वन प्लेट में कंज्यूम करें। तो अब आपको समझ में आई होगी कि कैसे हमारे इन द सेंस इस्लामिक रिलीजन को अफेक्ट किया है एनवायरनमेंट ने। अब ये स्टूडेंट्स ये ही बता रहा है कि ये एनवायरनमेंट कैसे आपको अफेक्ट करता है। ये तो हो गई अफेक्ट करने की बात। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट हाउ एनवायरनमेंट चेंज योर सोसाइटी, एनवायरनमेंट आपकी सोसाइटी को चेंज कैसे कर सकता है, इसमें 2 पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए गए हैं। एनवायरमेंटल चेंजेस कैन ब्रिंग सोशल चेंज इन 2 वेज में वो सोसाइटी को चेंज कर सकता है। वन वे इज़ डिस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव कैसे होगा? मैं ज़्यादा पुराने एग्जांपल्स जो आपकी CBSE NCERT बुक में मेंशन्ड हैं वो एग्जांपल्स तो नहीं दूंगी, जो 2004 का हमारे यहाँ का जो सुनामी था। लेकिन हाँ, बिफोर 2 इयर्स आप लोगों ने केरला फ्लड के बारे में सुना होगा। केरला फ्लड के बारे में नहीं सुना होगा तो केदारनाथ ट्रेजेडी के बारे में सुना होगा, इसके ऊपर तो एक मूवी भी बनी है। स्टूडेंट्स, केरला फ्लड एंड केदारनाथ ट्रेजेडी आर 2 शाइनिंग एग्जाम्पल्स टू क्रिएट चेंज, टू मेक चेंज इन आर सोसाइटी डिस्ट्रक्टिवली। केदारनाथ में क्या हुआ था? केदारनाथ में भी डिस्ट्रक्टिव चेंज आया था, फ्लड आ गई थी। अब क्योंकि केदारनाथ में भी फ्लड आ गई थी तो फ्लड की वजह से क्या हुआ? फ्लड की वजह से सोसाइटी चेंज हुई। सोसाइटी कैसे चेंज होती है इसके बारे में बताऊं आपको। पहले स्टूडेंट्स देखो, डिस्ट्रक्टिव चेंज में जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उनकी वजह से कैसे चेंज आता है। मान लो क्या 2014 में यस आई एम श्योर अबाउट इट, 2014 में केदारनाथ में फ्लड आया था। अब केदारनाथ में 2014 में फ्लड आया था तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया।
उत्तराखंड का जो केदारनाथ रीजन था वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। और डिस्ट्रॉय हुआ तो ऐसा हुआ कि लोगों की डेड बॉडी तक वहाँ मिलना मुश्किल थी, और जिनकी मिली वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। वो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था, और इतना बड़ा डिज़ास्टर था कि उसके ऊपर तो एक मूवी भी बन गई। अब स्टूडेंट्स, केदारनाथ में जो अगर फ्लड आई है तो फ्लड की वजह से वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, जो हैबिटेट्स हैं, ठीक है, जो हैबिटेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो वहाँ से माइग्रेट हो जाएंगे, उनका लाइफ डिस्टर्ब होगा। अब उनका लाइफ डिस्टर्ब होगा, इसके अलावा जो भी जिसका जो जॉब रहा करता था, जो स्टॉल्स लगा के वर्क किया करते थे, उनका जॉब भी डिस्टर्ब हुआ। तो कई लोगों का हैबिटेट, उनका जॉब और उनकी दूसरी जो प्रैक्टिसेस हैं वो सब की सब डिस्टर्ब होती हैं ड्यू टू दिस नेचुरल डिज़ास्टर। एंड स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट नेगेटिवली ही अफेक्ट करता है सोसाइटी को, नेगेटिव चेंज करता है सोसाइटी में। इन्वायरमेंट की वजह से कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी होते हैं। पॉजिटिव चेंज कैसे होता है? बाय द न्यू डिस्कवरीज। अगर किसी कंट्री में कोई न्यू डिस्कवरी हुई है तो वो नए नए सोर्सेज ओपन करती हैं, नए नए वेज क्रिएट करती हैं, न्यू पोटेंशियल क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी के लोगों को जॉब मिलता है और दूसरी उनकी इकोनॉमी भी इंक्रीज़ होती है, इकोनॉमी को भी पॉजिटिवली बेनिफिट मिलता है। अगर अपन देखें, इसमें एग्जाम्पल जो मेंशन है वो है, यस, न्यू डिस्कवरीज इन द एनवायरनमेंट कैन ओपन up new livelihood options and leads to social change in society। सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, ईरान, इराक, कुवैत, इन सब के एग्जाम्पल्स जो मिडिल ईस्ट या फिर गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं। अब सऊदी अरेबिया नहीं अगर आपको याद है कि उसकी लोकेशन कहाँ है तो छोड़ दो, आप याद करो भीलवाड़ा का एग्जाम्पल लेते हैं बहुत अच्छे से। भीलवाड़ा में आप मान लो कि भीलवाड़ा का एक रीजन हम लोग ले लें कि भीलवाड़ा का कोई बहुत बैकवर्ड रीजन है, मोस्ट बैकवर्ड रीजन इज़ ए। अब भीलवाड़ा का मोस्ट बैकवर्ड रीजन विच इज़ ए, यहाँ पे ऑयल फील्ड्स मिलते हैं, है ना, ऑयल फील्ड्स, पेट्रोल मिलता है यहाँ पर, पेट्रोल न्यू डिस्कवरी है ना, न्यू डिस्कवरी। तो पेट्रोल की न्यू डिस्कवरी हुई है भीलवाड़ा का रीजन ए में। अब जैसे ही यहाँ पेट्रोल, ऑयल फील्ड्स यहाँ मिलते हैं, वैसे ही क्या होता है, वैसे ही यहाँ पे वेरियस कंपनीज आ जाती हैं। पहली बात तो है ना, पहला कंपनीज आएंगी। अब कंपनी आ रही तो ऐसा तो है नहीं कि अंबानी खुद ही आके यहाँ एक्सट्रैक्ट करने लगेगा। यहाँ पे कंपनी आने के साथ ही लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, है ना, नौकरियाँ मिलेंगी लोगों को। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के अलावा अब क्योंकि डेली लोग, क्योंकि मोस्ट बैकवर्ड एरिया है, डेली लोग आना जाना तो करेंगे नहीं, तो धीरे धीरे करके लोग वहीं रहना स्टार्ट कर देंगे, सेटलमेंट्स होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। सेटलमेंट्स होने स्टार्ट होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे लोग रहते हैं, इस वजह से एक दो प्रोविज़नल स्टोर्स भी यहाँ खुलेंगे, धीरे धीरे करके दूसरी चीज़ें भी यहाँ आना स्टार्ट होगी। कोई एक मॉल भी खुल गया, क्या मालूम, लोगों को लगेगा कि ठीक है ऑयल फील्ड मिल गई है, यहाँ पे तो पैसे वाले लोग खूब रहते हैं, तो मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे कोई मॉल भी खुल जाए। तो स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे हो, ए रीजन ऑफ भीलवाड़ा विच वॉज मोस्ट बैकवर्ड रीजन ऑफ भीलवाड़ा कैसे डेवलप हो जाता है ड्यू टू न्यू डिस्कवरीज। कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इस रीजन ए के ऊपर, और उसका रीज़न, उसके पीछे रीज़न सिर्फ एक ही रहता है, इन्वायरमेंटल रिसोर्स अगर वहाँ कोई मिला है, अगर कोई न्यू डिस्कवरी हुई है, तो उसकी वजह से सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज भी आता है और लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है। देखो स्टूडेंट्स, काउंटर तो ईच एंड एवरी पॉइंट के बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि टाइम लिमिटेड है, इस वजह से मैं ये नहीं बताऊंगी कि जब न्यू डिस्कवरी होती है और ऑयल जैसे जो प्रेशियस रिसोर्सेज किसी कंट्री में आते हैं, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ता है
वो आपको जानना हो तो आप मुझे बताइएगा, कभी इसको लेकर भी डिस्कशन करेंगे। अगर और ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा हो तो 12th क्लास में मैंने YouTube पर 12th क्लास द US हेजेमनी चैप्टर मैंने YouTube पर मैं अपलोड किया हुआ है। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं और आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग ऑन द सेकेंड फैक्टर which contribute to change our society। सोशल चेंज के लिए कंट्रीब्यूट करने वाला जो दूसरा फैक्टर है, इट इज़ इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसे अफेक्ट करती हैं आपकी सोसाइटी को, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। नाउ स्टूडेंट्स, द सेकेंड फैक्टर ऑफ सोशल चेंज इज़ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। अब टेक्नोलॉजी कैसे चेंज करती है सोसाइटी को, या फिर चेंज भी नहीं कहें तो टेक्नोलॉजी अफेक्ट कैसे करती है सोसाइटी को, इसके बारे में हम लोग पढ़ के देखें। स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी, यहाँ जो फर्स्ट ये सेंटेंस है, टेक्नोलॉजी ऑल्सो ऑल्टर नेचर एंड रिलेशनशिप्स। टेक्नोलॉजी जो है वो नेचर को कहीं ना कहीं ऑल्टर करने का काम करती है। आप सबको मालूम होगा, मैंने लास्ट वीडियो में जब एनवायरनमेंटल फैक्टर बताया था आपको टू मेक चेंज इन आवर सोसाइटी, तब मैंने एग्जांपल दिया था आपको सऊदी अरेबिया का, कि कैसे सऊदी अरेबिया ने आइस बग्स इंपोर्ट करके या फिर क्लाउड सीडिंग करके अपने यहाँ का जो डेजर्ट रीजन है यहाँ पर रेनफॉल करवाने का काम कर सकता है, और जो कि उसने एक्सपेरिमेंट्स किए भी हैं। या फिर अपने यहाँ वाटर की जो शॉर्टेज है, जो स्कैर्सिटी है, उसको भी उससे भी अपने कंट्री को ओवरकम करवाने का काम कर सकता है, पुल आउट करवाने का काम कर सकता है। यहाँ पे कुछ एक मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी, जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे ये टेक्नोलॉजी भी आपकी सोसाइटी को चेंज कर सकती है। Yes, students, it allows us to adapt to the problems posed by nature. For example, Japan, being mostly hilly and cold country, developed expertise in electrical and electronic gadgets. Students, you may heard about the steam engine. Actually, जब तक steam engine का innovation नहीं हुआ था, तब तक जो भी ट्रांसपोर्टेशन रहता था, अगर अपन वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, ऐसा नहीं है कि कंट्री टू कंट्री बिजनेस नहीं हुआ करता था। कंट्री टू कंट्री बिजनेस तो बहुत पहले से होता है, हम सबको मालूम है। लेकिन हाँ, उसकी जो स्पीड थी पहले, जो इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस की जो स्पीड थी वो बहुत कम रहती थी, और एक अनसर्टेनिटी रहती थी। अनसर्टेनिटी क्यों रहती थी? क्योंकि जो शिप रहा करती थी वो शिप पूरी की पूरी ट्रेडिशनल शिप रहा करती थी। अब क्योंकि ट्रेडिशनल शिप है तो वो लॉन्ग पीरियड की जो डिस्टेंस कवर करनी है, उसको सबसे पहले तो टाइम ज़्यादा लगता था उसको उस डिस्टेंस को कवर अप करने में। इसके अलावा उसकी एफिशिएंसी भी धीरे धीरे करके रिड्यूस होती जाती थी। तो उसके पीछे देखो, इसके दो आउटकम्स देखने को मिले थे। पुरानी वाली टेक्नोलॉजी की अगर अपन बात करें, बिफोर द इनोवेशन ऑफ स्टीम इंजन, सबसे पहला तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, पुराने शिप रहा करते थे, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमर रहा करते थे, टाइम बहुत ज़्यादा लेते थे, पहली बात। और दूसरी बात, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा रहा करती थी। अनसर्टेनिटी कैसे रहा करती थी कि उसको ऑपरेट करने वाले जो थे वो ह्यूमन बींग्स रहा करते थे। अब क्योंकि ह्यूमन बींग्स उसको ऑपरेट कर रहे हैं, इसकी वजह से अगर ह्यूमन बींग्स की भी देखो एफिशिएंसी होती है, और जो लॉन्ग पीरियड का जो डिस्टेंस रहता है उसको कवर अप करने में अगर ह्यूमन बींग्स की एफिशिएंसी कहीं भी कम हो रही, कैपेसिटी कम हो रही, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता था उस शिप पर जो कार्गो ले जा रही है। लेकिन जैसे ही स्टीम इंजन आया, उस स्टीम इंजन ने, अब स्टीम इंजन कैसे वर्क करता है वापस मैं कहूँगी। ये सारी चीज़ें अगर आपको जो एडिशनल पॉइंट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, एडिशनल जो नॉलेज रहता है, वो अगर उसके बारे में जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। क्लासरूम स्टडी जब होती है तब तो मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लासरूम में ही दैट टाइम एक्सप्लेन कर लेती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ पे आज शॉर्टेज है टाइम की, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, तो उसमें इन चीज़ों को जो एडिशनल नॉलेज है उसको मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी।
हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोग थे कि स्टीम इंजन की वजह से दो काम हुए। सबसे पहला तो स्टीम इंजन है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई, पहली बात। और वो स्टीम इंजन को ना सिर्फ आप कार्गो को ले जाने में यूज़ कर रहे हैं, आप सिर्फ शिप के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो स्टीम इंजन को, वो स्टीम इंजन बहुत सारी जगह पर यूज़ आया। कहाँ कहाँ पर यूज़ आया? एक तो शिप में, दूसरा ट्रेन्स, वहाँ पे भी तो स्टीम इंजन चला था। इसके अलावा स्टीम इंजन जो है वो आपका वाटर टू इलेक्ट्रिसिटी कैसे कवर कर सकते हैं। स्टीम इंजन आपका कुल मिला के जितनी भी मशीन्स लगती थी उन मशीनरीज में स्टीम इंजन काम आने लगा। तो स्टीम इंजन सिर्फ शिप या फिर ट्रेन में नहीं, अदर मशीन्स में भी स्टीम इंजन बहुत क्रूशल रोल प्ले करने लगा। तो इस स्टीम इंजन की वजह से क्या हुआ, इस स्टीम इंजन ने इंडस्ट्रियलाइजेशन में कंट्रीब्यूट किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन मैंने आपको पहले ही कहा था कि 11th क्लास हिस्ट्री चैप्टर है, चैप्टर 11, उस चैप्टर 11 का नाम ही है इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर आप पढ़ के देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे सबसे पहले स्टीम इंजन आया। स्टीम इंजन की वजह से इट इज़ जस्ट अ पॉइंट, सिर्फ स्टीम इंजन की वजह से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया, लेकिन हाँ इसने कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा किया था, ये इसके ऊपर कोई भी डिबेट नहीं है। स्टीम इंजन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से स्टार्ट हुआ कॉलोनियलिज्म। ब्रिटेन ने वेरियस कंट्रीज़ को ट्रेड और बिज़नेस करने के लिए, उनके रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करने के लिए ब्रिटेन ने कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दिया। इवन दो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जो है वो तो 17th सेंचुरी से ही चल रहा है, 17th सेंचुरी से ही चल रहा है, लेकिन ये इतना ज़्यादा एक्सपांशन इसका नहीं हो पाया था इनिशियली। लेकिन जैसे ही स्टीम इंजन बन गया तो इस कंडीशन में ब्रिटेन के लिए ये सारा अपने कॉलोनियल पॉलिसीज़ को एक्सपांड करना और ज़्यादा इजी हो गया। और ब्रिटेन करता क्या था, क्योंकि स्टीम इंजन है तो उसने ट्रांसपोर्टेशन पीरियड को भी रिड्यूस कर दिया। पहले जो ट्रेडिशनल शिप में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, अब स्टीम इंजन ने ट्रांसपोर्टेशन पीरियड को रिड्यूस कर दिया, बहुत कम कर दिया। अब क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन पीरियड कम हो गया तो ब्रिटेन ने क्या किया, किसी एक कंट्री से वो अपने यहाँ पे रॉ मटेरियल लाती और थोड़े ही दिनों के बाद रेडीमेड मटेरियल वापस यहाँ ले जाती। तो ये सारा जो ये जो एक्सचेंज है ब्रिटेन के लिए ये बहुत ज़्यादा इजी रह गया, पहली बात तो, और उसने टाइम भी कम कंज्यूम किया। टेक्नोलॉजी और कैसे अफेक्ट कर सकती है आपको, इसका एग्जांपल आप यूँ भी ले सकते हैं, जैसे जैसे किसी भी एरिया में, किसी सिटी में या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट होने लगता है टेक्नोलॉजिकली। मेट्रो, जयपुर में मेट्रो आने के बाद से और ज़्यादा सेटलमेंट्स बढ़े हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी किसी जगह पे आती जाती है वैसे वैसे वहाँ पे बड़े चेंजेस आते जाते हैं, सेटलमेंट्स होते जाते हैं। और यही रहा था कि स्टीम इंजन की वजह से भी पूरे वर्ल्ड पर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। वेरी स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो ओशनिक ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी रही थी, और जिसने ब्रिटिश डेवलपमेंट को और ब्रिटिश इकोनॉमी में एक बूम ला दिया था, उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट प्रोवाइड किया था। साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी ने ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी बल्कि हमारे सोशो कल्चरल और डेमोग्राफी को भी चेंज कर दिया। अब डेमोग्राफी वर्ड तो आपको याद समझ में आएगा नहीं आएगा, आई डोंट नो, उसको कभी और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, और क्या इम्पैक्ट पड़ा, वापस स्टार्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या लिया था, एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया स्टीम इंजन। स्टीम इंजन की वजह से क्या क्या हुआ, उसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और उसी की वजह से कॉलोनियलिज्म भी आया। कॉलोनियलिज्म आने के साथ ही साथ एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोगों का माइग्रेशन बढ़ा। ब्रिटिशर्स इंडिया आते और इंडिया से कुछ एक लेबरर्स वो अफ्रीका ले जाते, किसी दूसरी कंट्री में ले जाते, तो
माइग्रेशन ऑफ लेबरर्स बढ़ा, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेबरर्स जाने लगे। ये मैं आपको यूं ही हाइपोथेटिकल बात नहीं बता रही हूँ कि ऐसा हो सकता है, होता था, ऐसा होता था। ब्रिटिशर्स बहुत सारे, इवन आपको मालूम होगा गांधी जी भी बाहर ही गए थे, और हमारे यहाँ से बहुत सारे लेबरर्स जो थे वो अफ्रीका में रहते थे। तो माइग्रेशन ऑफ लेबर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, और इसी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इंक्रीज़ होने की वजह से एक कंट्री का दूसरी कंट्री के कल्चर पर इम्पैक्ट पड़ा। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आई तभी तो ब्रिटिशर्स इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर पाए, अपने डोमिनेंस और ज़्यादा बढ़ा पाए, और ब्रिटिश कल्चर भी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? ब्रिटिश जीन्स, जैसे मान लें आज की डेट में अमेरिकन मिलती है लिवाइस, पढ़ा सुना देखा या फिर पहना भी होगा लिवाइस। लिवाइस तो अमेरिकन कल्चर का ही एक प्रोडक्ट है, अमेरिकन कंपनी का एक प्रोडक्ट है। आप आज उसको कैसे आप आज उसको यूज़ कैसे कर पाते हैं? कैसे यूज़ कर पाते हैं? क्योंकि थ्रू ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वो है अमेरिका की चीज़, लेकिन मिल इंडिया में जाती है। ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को बूस्ट किसने प्रोवाइड किया? टेक्नोलॉजी ने। पहले स्टीम इंजन था, स्टीम के बाद फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक रेलवेज़ आई, इलेक्ट्रॉनिक रेलवेज़ के बाद मेट्रो आई, मेट्रो के बाद आज ट्यूब इंजन भी बन रहा है। एयरवेज़ बहुत ज़्यादा इस मामले में आगे बढ़ चुके हैं। तो ये धीरे धीरे करके वर्ल्ड वाइड जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सचेंज भी इजी हो गया है ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, यहाँ मेंशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज़ कॉज्ड मैसिव सोशल चेंज इन ऑलमोस्ट ऑल द सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ऑलमोस्ट ऑल द सोसाइटीज़ को चेंज किया था? ये थ्रू कॉलोनियलिज्म किया था। बात करते हैं इंडिया की, इंडिया को कैसे चेंज किया इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। पहले तो मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स बता ही चुकी हूँ कि माइग्रेशन ऑफ लेबरर्स हमारे यहाँ से हुआ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे वर्स्ट इम्पैक्ट पड़ा था काटेज इंडस्ट्री पर, इंडिया के इंडिजिनस इंडस्ट्री पर। आपको मालूम होगा ब्रिटिशर्स जैसे ही आए, उन्होंने क्या किया? ब्रिटिशर्स जो रॉ मटेरियल होता था वो तो ले जाते थे ब्रिटेन में, रॉ मटेरियल, और रेडीमेड मटेरियल जो था वो इंडिया में वो एक्सपोर्ट कर देते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि चीप रेट पर अवेलेबल होने लगी, अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स होने लगी। इस वजह से इंडियन मार्केट की जो महंगी चीज़ें थी वो लोगों ने ख़रीदना कम कर दिया, और क्योंकि इंडियन मार्केट की चीज़ें, इंडिया में जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो थे वो लोगों ने ख़रीदना बंद कर दिए थे, लोगों ने परचेज़ करना बंद कर दिए थे। इस वजह से इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, और ये नुकसान भी वो कब तक बर्दाश्त करते? 1 साल, 2 साल, 3 साल। धीरे धीरे ये जो इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री थी, इंडियन जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने इस लॉस से परेशान होकर अपनी इंडस्ट्रीज़ बंद कर दी, क्लोज़ कर दी, तो वो अनएम्प्लॉयड हो गए, और अनएम्प्लॉयड होना भी एक कर्स। यूज़ ऑफ गन पाउडर, पेपर, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेलवेज एंड एविएशन हैव ब्रॉट ट्रमेंडस सोशल चेंज। हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे एविएशन, रेलवेज, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने पूरे वर्ल्ड में ट्रमेंडस सोशल चेंजेस ला दिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द सोशल चेंजेस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल फैक्टर आर वेरी फास्ट एंड कॉम्प्लेक्स। बहुत फास्ट हुए, रैपिड हुए, और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स भी हैं। इनको आप एक वीडियो में या फिर 2 और 3 मिनट्स में ही एक्सप्लेन कर पाना कि कैसे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ने हमारी सोसाइटी को चेंज किया, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको जितनी इन्फॉर्मेशन, जितना नॉलेज आपके लिए रिक्वायर्ड है, आपका सिलेबस है जिस चीज़ की डिमांड करता है, वो हम लोग कवर कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट फैक्टर
which contribute to make change in our society, it is political change. पहले पढ़ लेते हैं, बाद में इसको डिस्कस करेंगे. Political change internally within the society, like the rejection of monarchy, can bring about social change. ये चीज़ें पढ़ें. And final point is political changes lead to redistribution of power and thus bring social change in the society. Students, पॉलिटिकल चेंज के बारे में पढ़ें. इससे पहले आपको थोड़ा सी हिस्ट्री याद करनी पड़ेगी. हिस्ट्री में रहा क्या करता था. हिस्ट्री में पॉलिटिक्स का मतलब क्या रहा करता था. पॉलिटिक्स वाज अ गेम और इट वाज अ रूल ऑफ मोनार्क, जहाँ राजा रानी रहते हैं और उन्हीं का रूल रहता है. हमारा वचन ही है शासन, बाहुबली टाइप का जहाँ पे सिस्टम रहता है, वो पॉलिटिक्स आप उसको मानते थे. और पहले पॉलिटिक्स का फॉर्म जो रहा करता था, जो नेचर ऑफ पॉलिटिक्स रहा करता था, वो रहा करता था मोनार्की. किंगडम्स कैन यूजुअली क्रिएट इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सोशल चेंज. लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ये किंगडम से हम मोनार्की से, देखो जहाँ पे एक किंग होता है ना जो रूल करता है, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं मोनार्क, है ना. उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं मोनार्क. तो पहले रहा करती थी मोनार्की. अब जहाँ मोनार्क रूल करता है उसको अपन कहते हैं मोनार्की. नाउ पॉलिटिकल चेंज ड्यू टू वॉरफेयर. अब स्टूडेंट्स, टू कंट्रीज़ के बीच में जो वॉरफेयर होता है, जो आक्रमण होता है, उसकी वजह से भी दोनों की दोनों कंट्रीज़ ही एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं. दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं. देखो पुराने ज़माने में क्या कबीले हुआ करते थे. कबीला ए एंड दिस इज़ कबीला बी. अब ए ने बी के ऊपर अटैक कर दिया और ए जीत गया, बी हार गया. तो ए क्या करता था, ए बी को अक्वायर कर लेता था और बी के ऊपर भी अब ए के ही रूल इम्पोज होंगे. तो सबसे बड़ी बात, आपके रूल्स चेंज हो गए. जो बी पहले पूरा दिन 24 आवर्स खुले घूम सकते थे, अब ए ने रूल इम्पोज कर दिया कि आप 12 आवर्स से निकलेंगे. तो कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंजेस आते हैं. तो सबसे बड़ा चेंज तो ये आता है कि जो विनर कंट्री होता है, वो विनर कंट्री जो लूज़र कंट्री होता है उसके ऊपर अपने रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है, जिसकी वजह से सोसाइटी में चेंज आता है. फर्स्ट पॉइंट. लेकिन जो लूज़र कंट्री है ना, वो भी विनर कंट्री को अफेक्ट करती है और वो भी उसमें चेंजेस ला देती है. कैसे चेंजेस ला देती हैं उसके बारे में आपकी बुक में जापान का एग्जाम्पल मेंशन है. हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, क्या हुआ था, हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात करें. 1945 में यूएसए विच इज़ नोन एज अमेरिका ने जापान के ऊपर अटैक किया था. आपको मालूम है जापान की 2 साइट्स हैं, हिरोशिमा एंड नागासाकी. ये 2 साइट्स हैं. ये दोनों आपको याद करने की रिक्वायरमेंट अभी भी पड़ेगी और नेक्स्ट ईयर भी आपको 12th क्लास में भी इन दोनों साइट्स के बारे में याद करने की रिक्वायरमेंट है, इनको लर्न करने की रिक्वायरमेंट है. तो 1945 में यूएसए ने जापान की 2 साइट्स हिरोशिमा नागासाकी, इनके ऊपर किया था, न्यूक्लियर बॉम्बिंग की थी. ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक किया था. अब न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक कर दिया तो उसका जापान की सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा. जापान की सोसाइटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि जापानीज़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर था और सोशल इम्पैक्ट्स भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़े कि उसकी इकोनॉमी कम्प्लीटली ख़त्म हो गई. सब कुछ ख़त्म हो गया जापान का, अपन यूँ कहें. अब जापान का सब कुछ ख़त्म हो गया तो जापान में कई लोगों की डेथ्स भी हुई, इन्वायरमेंटल चेंजेस आए. और स्टूडेंट, मैंने जहाँ तक पढ़ा सुना है, मेरी नॉलेज में ये दोनों जो न्यूक्लियर अटैक्स हुए थे
जापान के ऊपर 2 न्यूक्लियर अटैक्स जो हुए थे 1945 में अमेरिका ने किए थे। कहाँ किए थे? हिरोशिमा और नागासाकी पर किए थे। इन दोनों अटैक्स की वजह से लोगों के ऊपर जैसे ही ये अटैक हुआ, माना जाता है कि लोगों को बहुत सारे डिजीज़ेज़ हो गई, और ऐसा भी कहा गया है कि वो लोग लकी थे जो ऑन द स्पॉट जिनकी डेथ हो गई, और जिन लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ नहीं हुई वो कई सालों तक यूं ही तड़पते रहे, और उनको इतनी ज़्यादा डिजीज़ेज़ हो गई, क्योंकि न्यूक्लियर स्टूडेंट्स एक ऐसा न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर बॉम्ब्स की, वो ऐसी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। और माना गया था कि लोगों की स्किन पर बहुत बड़े बड़े बबल्स बन गए थे कि आप जहाँ पर भी आप टच करते हैं वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती। लोगों की स्किन पे इतने बड़े बड़े बबल्स बन गए थे। और उसके बाद भी जो न्यू जनरेशन आई, मतलब जो दैट टाइम एग्जिस्ट कर रहे थे वो तो कर रहे थे, लेकिन जिनका बर्थ आफ्टर 1945 हुआ, ठीक है, वो लोग भी जो थे उनमें भी बहुत सारी डिजीज़ेस थी और वो भी डिसेबल पैदा हुए। मतलब 1945 के बाद से जो पैदा लोग हुए, जिनका बर्थ हुआ है, वो भी कई बच्चे डिसेबल पैदा हुए। अब आपको मालूम पड़ रहा होगा कि सोसाइटी के ऊपर कितना बड़ा चेंज हुआ कि लोगों की डेथ्स हो गई, लोग डिसेबल हो रहे हैं, डिजीज़ेज़ इंक्रीज़ हो गई हैं, लोगों में मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मेंटल टेंशन्स उनको बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई। पहली बात तो। और दूसरी बात क्या हुआ, अमेरिका ने, लेकिन अमेरिका को बाद में रिग्रेट किया अमेरिका ने कि नहीं, मैंने बहुत गलत किया और जापान के ऊपर ऐसा अटैक नहीं करना चाहिए था। अब ठीक है, रिग्रेट कर रहे हो तो आप कंपनसेट करो। अमेरिका ने कंपनसेट कैसे किया? अमेरिका ने ये कहा कि सबसे पहले जापान की जो सिक्योरिटी होगी वो यूएसए के ऊपर डिपेंड रहेगी। आज भी है, थी नहीं, है भी। इसके ऊपर भी कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, इश्यूज़ चल रहे हैं। उसके बारे में कभी क्लासरूम हम लोग टीचिंग जब मैं कराऊंगी तब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, जापान की जो सिक्योरिटी है वो डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर, थी और है। इसके अलावा क्योंकि जापान, मैंने आपको कहा, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था, है ना, क्योंकि इतने न्यूक्लियर अटैक हुए थे, न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई थी जापान के ऊपर। तो जापान का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ली अमेरिका ने। अमेरिका ने कहा जापान की इंडस्ट्रीज़ को मैं डेवलप करूँगा। ठीक है, करो। अब करो तो हुआ यूँ कि जापान जो था, जापान धीरे धीरे करके उसने प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर दी। अब प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर दी तो जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। और आज भी देखेंगे, आज रिवर गंगा नेशनल रिवर माना जाता है, ठीक है। गंगा जिसको नेशनल रिवर माना गया है और हम लोग उसको इतना ज़्यादा मानते हैं, उसकी रिलीजियस इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसको क्लीन हम खुद नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी जापान टेक्नोलॉजिकली इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है कि रिवर गंगा की क्लीनिंग के लिए हम जापान से हेल्प मांगते हैं। हमारे कंट्री में मेट्रो आया तो वो जापान की वजह से आया, ठीक है। और बहुत सारे जो लोन्स हैं वो हम लोगों ने जापान से ले रखे हैं। तो जापान इंडिया का ऐसा है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी आज की डेट में नहीं है और जापान उसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। अब जापान आगे तो बढ़ा धीरे, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, पॉलिटिकल चेंज का क्या है पॉइंट, हम लोग यहाँ पे देखें। पॉलिटिकल चेंज ड्यू टू वॉरफेयर, लड़ाई किसके बीच में थी? यूएसए और जापान के बीच में थी। इसकी वजह से क्या हुए? सोशल चेंजेस हुए। मैंने आपको बताया जापान कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, लोगों को वर्स्ट डिजीज़ होने लगी, ऐसी डिजीज़ कि आपको इन द सेंस जो जापानीज़ थे दैट टाइम, उनको बहुत बड़े बड़े बबल्स बन गए थे, इतने बड़े बबल कि आप अगर टच भी कर रहे हैं स्किन पर उस पर तो ब्लीडिंग होने लग रही है। और लेटर ऑन भी 1945 के बाद भी वहाँ पर जो जिन चिल्ड्रन का बर्थ हुआ था वो डिसेबल पैदा हुए थे। तो ये जापान के ऊपर इम्पैक्ट पड़े थे। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी जापान के ऊपर थे। जापान का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया बहुत अच्छे से, जापान टेक्नोलॉजिकली एम्पावर हो गया। अब
70s आते आते जापान कार मैन्युफैक्चर करने में और दूसरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जापान में इतनी ज़्यादा इम्प्रूव कर गई कि अमेरिका को जापान से इम्पोर्ट करना पड़ा। अमेरिका को जापान से इम्पोर्ट करना पड़ा। ऐसी कंडीशन आ गई कि अमेरिका खुद वीक पड़ गया, जापान जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो आ रही बात समझ में, जो चीज़ मैंने कही थी ना, ना सिर्फ जो विनर है वो लूज़र को अफेक्ट करता है, जबकि लूज़र जो है वो भी विनर को अफेक्ट कर सकता है। हमारे यहाँ लूज़र था जापान। इस जापान ने यूएसए को ऐसा अफेक्ट किया कि यूएसए को जापान का मॉडल अडॉप्ट करना पड़ा कि जापान ने सच में प्रोग्रेस तो बहुत ज़्यादा कर ली है। ऐसे पॉलिटिक्स एक दूसरे को चेंज करती है ना। Students, this is the end of this video. In next videos we will try to continue this chapter and we will discuss about some more factors which contribute to make change in our society. Till then, keep learning, stay at home, and if you have any doubt, query or problem, then you can contact to me. This is Rashni Gagwani signing off. Thank you so much.